हेलो और स्टडी रूम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मैरिलिन और मैं हूँ आपकी एडुकेटर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के 9वें अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले के पार्ट्स में अध्यायों में हमने ये पढ़ा कि कैसे नए कानून और प्रशासकीय संस्थानों की शुरुआत हुई, कैसे किसानों ने और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव आया, कैसे 19वीं सदी में आए जितने भी शैक्षणिक बदलाव थे उसके बारे में देखा, महिलाओं की स्थिति के बारे में देखा, जाति व्यवस्था में कैसे चुनौतियां आई उनके बारे में देखा, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के बारे में देखा, विद्रोह के बारे में देखा और भी बहुत सारे अन्य चीजों के बारे में देखा। तो जैसे हमने वीडियो का टाइटल देखा है कि हम अब राष्ट्रीय आंदोलन का जो पूरा संगठन है उस पूरे दशक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का उदय, अब शुरुआत कैसे हुई थी, ये जो राष्ट्रवाद है उसका उदय शुरुआत कैसे हुआ था। तो 1870 और 1880 के दशक में भारतीय कांग्रेस, पूना सार्वजनिक सभा आदि और इन टाइप के जितने भी संगठन थे, उन्होंने इस विचार के साथ एक ऐसा काम किया कि लोगों को सॉवरेन यानी कि संप्रभु होना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हम संगठनों की बात कर रहे थे तो इनमें से ज्यादातर जो संगठन है उन्होंने या उनकी जो बागडोर है वो वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशावरों के हाथों में होती थी। ठीक है, अब पूना सार्वजनिक सभा, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं पूना सार्वजनिक सभा के बारे में, तो जो पूर्व सार्वजनिक सभा हो गया, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन हो गया, इंडियन एसोसिएशन हो गया, मद्रास सभा हो गया, ठीक है, और बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन हो गया, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन हो गया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के बहुत सारे संगठन बन चुके थे। ठीक है, अब जो पूना सार्वजनिक सभा थी उन पे गौर से हम देखते हैं। तो सार्वजनिक शब्द का मतलब होता है सब लोगों के लिए और सभी के लिए। ठीक है, सार्वजनिक सबके लिए। तो हालांकि इनमें भी बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों के लक्ष्य को नहीं बताते थे। उनके मुताबिक मतलब पूना सार्वजनिक सभा के मुताबिक उन्होंने ये लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य के लिए नहीं था। ये इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि वे संप्रभु यानी कि सॉवरेन हो। ठीक है, तो संप्रभुता क्या होती है, या आधुनिक विचार, इसका मतलब हुआ एक ऐसा विचार आज के जमाने का, मॉडर्न यानी कि आधुनिक विचार, और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। राष्ट्रवाद, सेंस ऑफ नेशनलिज्म, उसका बुनियादी तत्व होता है। ये जो संगठन है वो इस धारणा से चल रहे होते हैं कि मानो जो भी भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसला लेने की आजादी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे राष्ट्रवाद का उदान संगठनों के साथ हुआ था। ठीक है, तो अब ब्रिटिश शासन का असंतोष, तो ये कुछ 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और बहुत ही ज्यादा गहरा हो चुका था। ठीक है, और कुछ 1878 के समय तक आर्म्स एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट यानी कि जो भी गन और उनके पास सामान होते थे लड़ाई करने के लिए, ठीक है, उसके तहत एक एक्ट हुआ था जिसको आर्म्स एक्ट बोला जाता था। तो आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास जितने भी हथियार थे उसको रखने का अधिकार छीन लिया गया था। इसका मतलब ये था कि भारतीयों के पास कोई भी हथियार नहीं रह सकते, तो यदि उनको अपने आप के बचाव के लिए भी हथियार को इस्तेमाल करना है तो वे नहीं कर सकते थे। और ये एक बहुत ही घटिया मूव था कंपनी की तरफ से, क्योंकि वे चाहते थे कि
किसी भी प्रकार भारतीय अपने आप को बचा ना सके। ठीक है, तो इससे सरकार की जो आलोचना करने वालों को चुप कराया गया और चुप कराया जा सकता है, बिकॉज अब उनके पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। इस कानून के प्रावधान कि अगर किसी अखबार में कोई भी आपत्तिजनक चीज छपती थी तो सरकार उसे प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति उसकी जब्त कर देती थी। तो मतलब आप इसके तहत कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी न्यूज आप अखबार में छाप भी नहीं सकते थे। यदि आपने ऐसा करा तो उनसे सारी संपत्ति, उनके छापने की जो लाइसेंस था, सब कुछ जब्त कर दिया जाता था। फिर हम देखते हैं कि कैसे ये है 1883 की बात है। ठीक है, इस समय तक सरकार ने इल्बर्ट बिल, यानी कि ये जो इल्बर्ट बिल है, इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास शुरू कर दिया था। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। ठीक है, इस विधेयक का जो प्रभाव था वो ऐसा किया गया था कि जितने भी भारतीय न्यायाधीश हैं वे ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकती है, ताकि भारत में काम करने वाले जितने भी अंग्रेज हैं और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में समानता स्थापित की जा सके। अब जब अंग्रेजों ने या अंग्रेजों के विरोध की वजह ने सरकार ने यह जो विधेयक वापस ले लिया था, तो भारतीयों ने इस बात पर काफी विरोध करा कि अब वो विरोध भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस घटना से भारत ने अंग्रेजों के जो असली रवैये का पता चल चुका था। ठीक है, तो यही वही चीज यहाँ पे लिख रखी है कि कैसे इल्बर्ट बिल को लेकर विवाद अंग्रेजों के जो असली जो रवैये था उसका उजागर हो गया था। गोरों के विरोध में और सरकार द्वारा जितने भी विधायक थे उनको वापस लेने की भारतीयों ने बहुत ही ज्यादा आक्रोश हो चुका था। ठीक है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे इल्बर्ट बिल के समर्थन में जो टाउन हॉल में बॉम्बे में एक बैठक बैठी थी। तो अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस ने अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। ठीक है, तो मध्यमार्गी पार्टी थी, यानी कि वो एकदम मध्य में चलती थी और बीच में सेंट्रलिस्ट जिसको बोला जाता है। तो इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह देने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, कांग्रेस का आग्रह यह था कि जो विधान परिषद है, जितने भी विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए। ठीक है, परिषदों को ज्यादा अधिकार भी दिया जाए और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहां उनका गठन भी किया जाए। कांग्रेस का यही मानना था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को सरकार में जगह दी जाए और उनकी मांग की जो सिविल सेवा, ठीक है, उसके लिए लंदन के साथ साथ भारतीय में भी परीक्षा आयोजित किया जाए। जो सिविल एग्जामिनेशन है उसमें सिर्फ विदेशियों को क्यों रखा जा रहा है, भारतीयों को भी रखा जाए। अब ऐसा क्या हुआ था कि जो भी शासन व्यवस्था थी वहां पे भारतीयकरण की मांग नस्लवादों के खिलाफ चल रही थी। ठीक है, आंदोलन में हिस्सा थी, क्योंकि जब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण जितनी भी नौकरियां थी उन पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, बिकॉज यदि ऐसा होगा तो उनका जो दबाव है हम पे वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन, वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर था, क्योंकि वेतन उनको बहुत ज्यादा मिलता था, वो नहीं चाहते थे कि वो वेतन हमारे साथ हमें दे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये स्थापना तब हुई जब देश में कुछ 72 प्रतिनिधि थे, जिसमें दादाभाई नौरोजी, ठीक है, फिर WC बैनर्जी, AO ह्यूम और अन्य जैसे नेतृत्व भी शामिल हो गए थे और उन्होंने बॉम्बे में ये सब मिले थे। के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो दादाभाई नौरोजी थे वो एक बिजनेसमैन थे और वो लंदन में रहते थे। ठीक है, और उनका बहुत अच्छा बिजनेस था छपाई का। ठीक है, तो काफी टाइम के लिए वो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में भी उन्होंने काम करा था और वो बहुत सारे भारतीय जो राष्ट्रीय नेशनलिस्ट हैं उनके साथ उन्होंने
वो जुड़ चुके थे। ठीक है, वैसे ही एओ ह्यूम थे, वो एक विदेशी अफसर थे और वो रिटायर हो चुके थे। ठीक है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन सब लोगों को एक साथ लाने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब उभरते हुए राष्ट्र के बारे में बात करेंगे। हमें पता था कि कांग्रेस ने एकदम शुरू शुरू में सब कुछ, उनकी जो मांग थी वो बहुत ही ज्यादा अलग टाइप की मांग थी, और उनके जो मेथड थे, उनके जो तरीके थे और जो उनकी सोच थी वो भी बहुत अलग। अब हमने जैसे बोला था कि मॉडरेट्स थे कांग्रेस वाले, यानी कि मध्य मार्गी नेता थे, और उनका जो उनकी जनता थी वे ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र के अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया कि कैसे ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। उन्होंने अपने भाषाओं में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जितना भी निर्माण था उसके बारे में देश को विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम मार्गीय होने के कारण, यानी कि क्योंकि वे मध्यम मार्गीय थे, को भी लेके उनको लगता था कि जो अंग्रेज हैं वे स्वतंत्रता व न्याय के आदेशों पर सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। तो वही है यहाँ पे कैसे जो प्रारंभिक कांग्रेस ने प्रशासन के भारतीयकरण और शस्त्र अधिनियम जैसे कानूनों को निरस्त करने की मांग करी। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत गरीबी और अकाल जैसे आर्थिक मुद्दों को भी उठाया। ठीक है, तो गरीबी और अकाल, और उनका मानना ये था कि भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। अब मध्यम मार्गी यानी कि जो मॉडरेट्स थे वो कौन थे, उनके बारे में देखा जाएगा। अब जैसे मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करके बोला कि कैसे जो मध्यम मार्गी थे उन्होंने जनता को अवेयर कराने के लिए, जनता को बताने के लिए कि क्या चल रहा है और ब्रिटिश का शासन कैसे गलत है, उनका मेन मकसद यही था कि वे सबको बताएंगे, कि वे सबको अवगत कराएंगे सच्चाई को लेके। ठीक है, और उनका ये भी कहना था कि कैसे क्योंकि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करती है, तो उनका ये मानना था कि भारतीयों की जितनी भी उचित मांग है उनको वे स्वीकार कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि 1905 में वाइसरॉय कुर्जो ने, माफ कीजिएगा, वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल का जो विभाजन कर दिया था। ठीक है, उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े प्रांतों में से एक था। ठीक है, बिहार में उड़िया के जो कुछ कुछ भाग थे उस समय बंगाल का हिस्सा बन चुके नहीं थे, वे हिस्सा थे। ठीक है, अंग्रेजों का कहना था कि जितने भी हमारे प्रशासकीय सुविधा है उसको ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए या इस चीज के लिए जो सुविधा मिलने वाली थी वो क्या थी? जाहिर है कि इसका जो ताल्लुक था वो अंग्रेजी अफसरों के, व्यापारियों के फायदे से लेना देना था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों में अलग करने के लिए उन्होंने ब्याज उसका पूर्व भागों में अलग अलग करके असम में मिला दिया उन्होंने। अब पूर्वी बंगाल का अलग करने से जो पीछे की जो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था या हो रहा था, वे बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता पर बांट दिया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ 1890 के दशक में जो अमूल परिवर्तनवादी थे, उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता यानी इंडिपेंडेंस
और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर डाला। अब जैसे आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक है। मेज पर रखे हुए ये जो अखबार है उसका अगर आप नाम देखेंगे तो तिलक के संपादन में निकालने वाले मराठी अखबार केसरी, जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन चुका था, उसके बारे में। फिर अभी जैसे हमने बंगाल के विभाजन की बात की, 1905 में ये हो चुका था। वाइसरॉय कर्जन ने प्रकाशकीय सुविधा के हवाला उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके विरोध में, अब इसका विरोध हुआ, इसके विरोध में सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनियों के रूप में जो होता है, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन में यही चीज विकसित हो गया, क्योंकि बंगाल का विभाजन सबसे बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। ठीक है, और कैसे उन्होंने आधी बंगाल को असम से मिला दिया और उनके बहुत लोगों को इस बात से बहुत ही नुकसान भी हुआ। तो ये बहुत ही गलत स्टेप उठाया था। अब स्वदेशी आंदोलन, इस तस्वीर में जैसे आप देख सकते कि हजारों के हजारों लोग जुलूस निकालकर जुलूसों में जा रहे। ठीक है, तो बहुत स्वदेशी आंदोलन के दौरान हमने देखा कि हजारों लोग जुलूसों में शामिल हो चुके थे। स्वदेशी आंदोलन में का विरोध करने और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं का उपयोग के विचारों की प्रोत्साहित करने की मांग की। तो ये इन सब चीजों की मांग थी। क्या थी? पहली थी ब्रिटिश शासन का विरोध, दूसरा स्वयं सहायता, तीसरी थी स्वदेशी उद्यम, फिर राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं का उपयोग करना। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में हमने ये भी देखा कि कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदार थे और जो नवाब थे, उन्होंने एक समूह में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर दिया था। तो ये कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन करा, इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन भी करा। लीग की मांग यह थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचिका का व्यवस्था किया जा सके। 1909 में सरकार ने यह मांग मान भी ली। ठीक है, अब परिषदों के छूट, अब कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई थी, जिन्हें मुसलमान मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा गया था। इससे क्या हुआ? जितनी भी राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोग थे, वे अपना राजनीतिक समर्थन बनाने के लिए पैदा हो चुके थे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो हमने जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी। फिर ये था 1906 की बात। फिर 1907 में हम आखिरी पार्ट में हम ये देखेंगे कि कांग्रेस का भी विभाजन हुआ। 1907 में मध्यम मार्गी के बहिष्कार के विरोध के कारण कांग्रेस का विभाजन हो चुका। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मॉडरेट्स ने बहिष्कार कर दिया था मध्यम मार्गियों ने, और मध्यम मार्गी और अमूल परिवर्तनवादी दिसंबर 1915 में वे फिर मिले, और 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता पे हस्ताक्षर किया गया। वही जैसे मैंने बोला कि 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई। उसके अगले साल कांग्रेस और मतलब यहाँ पे 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर दस्तखत हुए, और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला कर लिया था। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जन राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब ध्यान रखिएगा। बाय बाय।